हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डीसी मशीन पे एमसीक्यू सीरीज़। डीसी मोटर, डीसी जनरेटर पे जो भी एमसीक्यूज़ बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने डिस्कस कर ली है इंडक्शन मशीन पे एमसीक्यू सीरीज़। टोटल 100 क्वेश्चंस हमने किए थे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में वो वीडियो आप देख सकते हैं, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डीसी मोटर और डीसी जनरेटर की सीरीज। तो डीसी मशीन हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी सीरीज मोटर कैन बी रिवर्स्ड। डीसी सीरीज मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को हम रिवर्स किस तरह से कर सकते हैं? आइदर बाय इंटरचेंजिंग सप्लाई टर्मिनल्स और बाय इंटरचेंजिंग फील्ड टर्मिनल्स। ठीक है। और इंडक्शन मशीन में क्या था, कोई भी दो फेजेज हैं उनको रिवर्स कर दीजिए तो हमारी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो डीसी सीरीज मोटर में कैसे करनी है? इंटरचेंजिंग आइदर सप्लाई टर्मिनल्स और बाय चेंजिंग फील्ड टर्मिनल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए डीसी सीरीज मोटर इज एक्सीडेंटली कनेक्टेड टू सिंगल फेज एसी सप्लाई, द टॉर्क प्रोड्यूस्ड विल बी। अगर डीसी सीरीज मोटर को हम एसी सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं तो टॉर्क किस तरह की नेचर का होगा? पल्सेटिंग एंड यूनिडायरेक्शनल। क्वेश्चन नंबर 3 है, द यूज ऑफ इंटरपोल्स इन डीसी मशीन इज टू काउंटर एक्ट द। इंटरपोल्स जो हम यूज में लेते हैं वो क्या काम आते हैं? टू काउंटर एक्ट द रिएक्टेंस वोल्टेज। ये किस वजह से होता है? कम्यूटेशन की वजह से। एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर एमएमएफ इन द कम्यूटेटिंग जोन। तो टू काउंटर अटैक रिएक्टेंस वोल्टेज हो जाएगा एक तो हमारा, दूसरा हो जाएगा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को काउंटर एक्ट करने के लिए इंटरपोल्स यूज में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डमी कोइल्स इन डीसी मशीन्स आर यूजफुल टू। तो डमी कोइल्स जो होती हैं हम क्यों यूज़ में लेते हैं? डीसी मशीन में डमी कोइल्स यूज़ में लेते हैं तो वो किस लिए यूज़ में लेते हैं? टू मेंटेन द मैकेनिकल बैलेंस ऑफ आर्मेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इन अ डीसी कंपाउंड जनरेटर फ्लैट कंपाउंड करेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर सर्टेन एप्लीकेशंस में बी ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग ए वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो कंपाउंड जनरेटर जो होता है हमारा डीसी कंपाउंड जनरेटर, उसके अंदर 3 तरह के होते हैं। तो फ्लैट कंपाउंड करेक्टरिस्टिक्स अगर रिक्वायर्ड होते हैं किस लिए? कुछ एप्लीकेशंस में हमें यूज़ में लेने होते हैं फ्लैट कंपाउंड करेक्टरिस्टिक्स, जिसमें वोल्टेज लेवल जो है सेम रहता है हमेशा। वो किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं हम? तो फ्लैट कंपाउंड करेक्टरिस्टिक्स ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या कनेक्ट करना होता है? ए वेरिएबल रेजिस्टेंस अक्रॉस द सीरीज फील्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर ए कॉन्स्टेंट सप्लाई वोल्टेज what are the effects of inserting a series resistance in field circuit of a DC shunt motor on its speed and torque। तो एक हमारे पास सप्लाई वोल्टेज है, कांस्टेंट है, उसके बाद हमें क्या पूछा है कि डीसी शंट मोटर के अंदर अगर फील्ड सर्किट के अंदर हम एक सीरीज रेजिस्टेंस इंसर्ट कर दें, इससे क्या होगा? फील्ड सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा? स्पीड और टॉर्क पे क्या इफेक्ट होगा? तो डीसी शंट मोटर में अगर फील्ड सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा दें तो स्पीड और टॉर्क पे क्या इफेक्ट होगा? तो स्पीड जो है इंक्रीज हो जाएगी और टॉर्क जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो डीसी शंट मोटर में स्पीड हम किस तरह से देते हैं? स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं N = EB/φ। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप निकालेंगे इसका, तो सीरीज रेजिस्टेंस अगर फील्ड में आप इंसर्ट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? सीरीज रेजिस्टेंस फील्ड में इंसर्ट करेंगे तो फील्ड करंट जो है रिड्यूस हो जाएगी, इससे आर्मेचर करंट हमारी बढ़ जाएगी। और आर्मेचर नहीं, फील्ड रेजिस्टेंस अगर सीरीज रेजिस्टेंस अगर फील्ड सर्किट में आप कनेक्ट कर देंगे तो करंट हमारी जो है रिड्यूस हो जाएगी। और EB का यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है इसके लिए? डीसी मोटर के लिए होता है V - I × RA। ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आप इंक्रीज करेंगे तो करंट जो है रिड्यूस हो जाएगा। करंट रिड्यूस होने की वजह से स्पीड जो है हमारी इंक्रीज हो जाएगी। और टॉर्क के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो टॉर्क जो है रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क क्या होता है? P/ω करके हम टॉर्क को लिखते हैं। ठीक है। तो अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो टॉर्क अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर ड्रिवन बाई इट्स प्राइम मूवर एट द रेटेड स्पीड fails to build up voltage across its terminal at no load। डीसी जनरेटर है हमारा सेल्फ एक्साइटेड। तो क्या होता है? प्राइम मूवर की रेटेड स्पीड से क्या होता है? हम इसको ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन क्या कर जाता है ये? फेल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज अक्रॉस इट्स टर्मिनल एट नो लोड। व्हाट रीजन कैन बी असाइंड फॉर दिस। तो
अगर वोल्टेज बिल्डअप करना फेल हो जाए तो उसके लिए क्या रीजन असाइन होता है, क्या रीजन हो सकता है इसका? तो इसका रीजन होता है हमारा सेल्फ एक्साइटेड डीसी शंट जनरेटर जो है, इसके अंदर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है। ये क्या ऑटोमेटिकली वोल्टेज बिल्डअप कर लेता है, इसके लिए कोई मेथड की ज़रूरत नहीं होती हमें। तो अगर फेल हो जाता है बिल्डअप करना तो इसका मतलब है कि इनिशियल शंट फील्ड एमएमएफ डजेंट असिस्ट द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। वोल्टेज बिल्डअप करने के लिए हमारा जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो है वो मेन जो एमएमएफ होता है, शंट फील्ड एमएमएफ, उसको जो है असिस्ट करना चाहिए। वो दोनों एक ही तरह होने चाहिए, ऐड होता जाएगा तभी हमारा वोल्टेज बिल्डअप होता जाएगा। तो अगर ये दोनों असिस्ट नहीं कर रहे हैं तो वोल्टेज बिल्डअप फेल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वेव वाइंडिंग इज एम्प्लॉयड इन डीसी मशीन ऑफ। तो वेव वाइंडिंग किस लिए यूज में ली जाती है? लो करंट और हाई वोल्टेज रेटिंग के लिए। जहां हमें हाई वोल्टेज चाहिए होता है वहां पे हम वेव वाइंडिंग को यूज में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द आर्मेचर करंट इज इंक्रीज्ड टू डबल इट्स प्रीवियस वैल्यू। आर्मेचर करंट जो है उसको अगर प्रीवियस वैल्यू का डबल कर दिया जाए एंड द टाइम ऑफ कम्यूटेशन इज हाल्व्ड, तो कम्यूटेशन का टाइम हाफ कर दिया, हाउ विल द रिएक्टेंस वोल्टेज वेरी। तो रिएक्टेंस वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो रिएक्टेंस वोल्टेज जो होता है कम्यूटेशन की वजह से हमारे पास प्रोड्यूस होता है, उसको हम किस तरह से लिखते हैं? V इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि करंट को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। तो करंट क्या हो जाएगी? 2I हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास, और टाइम जो है उसको हाफ कर दिया तो टाइम क्या हो जाएगा? ये 1/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 0.5, या फिर इसको 1/2 करके इस तरह से लिख सकते हैं आप। तो टोटल वोल्टेज जो है हमारा क्या हो जाएगा? करंट 2 टाइम्स हो गई है और टाइम हाफ हो गया है, तो टोटल वोल्टेज जो है रिएक्टेंस वोल्टेज ये हमारा हो जाएगा 4 टाइम्स द प्रीवियस वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। रिएक्टेंस वोल्टेज का फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं एल डी आई बाई डी टी करके, और इसके अंदर करंट की वैल्यू आपको दे देंगे, टाइम दे देंगे, तो रिएक्टेंस वोल्टेज पूछ लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10। नेग्लेक्टिंग ऑल लॉसेस, हाउ इज द डेवलप्ड टॉर्क ऑफ ए डीसी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर ऑपरेटिंग अंडर कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज रिलेटेड टू इट्स पावर आउटपुट। तो टॉर्क और पावर आउटपुट में क्या रिलेशन होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, द फील्ड फ्लक्स मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर इज जनरली यूज्ड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो फील्ड फ्लक्स स्पीड कंट्रोल मेथड जो होता है वो किसके लिए यूज में लेते हैं? तो स्पीड कंट्रोल के अंदर पहले हम स्पीड का फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है बैक ईएमएफ ईबी अपॉन फाई फील्ड फ्लक्स। तो अगर फील्ड फ्लक्स मेथड क्या होता है, इसको हम फील्ड वीकनिंग मेथड भी बोलते हैं। फील्ड वीकनिंग का मतलब होता है फ्लक्स जो है उसको रिड्यूस कर रहे हैं हम। तो अगर फील्ड फ्लक्स वीक हो जाएगा तो फ्लक्स रिड्यूस होगा तो स्पीड हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो स्पीड इंक्रीज का मतलब है जो बेस स्पीड है उससे हाई स्पीड चली जाएगी। और अगर हम फ्लक्स को वेरी कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि फील्ड फ्लक्स मेथड है तो फ्लक्स को हम वीक करते हैं, तो फ्लक्स वेरी हो रहा है। यहाँ पे फ्लक्स वेरी होगा तो टॉर्क हमारा वेरी हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क फ्लक्स पे डिपेंड करता है। टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई होता है आर्मेचर करंट। तो फ्लक्स वेरी करेगा तो टॉर्क भी वेरी करेगा, लेकिन पावर जो है फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करती। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट एचपी हॉर्स पावर ड्राइव अबोव बेस स्पीड। अबोव बेस स्पीड इसलिए क्योंकि फ्लक्स कम होगा तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और कांस्टेंट एचपी ड्राइव इसलिए क्योंकि पावर कांस्टेंट रहेगी और टॉर्क जो है वेरिएबल रहेगा फ्लक्स की वजह से। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, टॉर्क डेवलप्ड बाय द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मोटर इज प्रोपोर्शनल टू। तो टॉर्क जो है किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया आपको फॉर्मूला। टॉर्क होता है फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। व्हेन इज द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय ए डीसी मोटर इज मैक्सिमम। तो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड मैक्सिमम कब होती है? एक कंडीशन होती है जब हमारा बैक ईएमएफ होता है ईबी, ये किसके इक्वल होता है? इक्वल टू हाफ द अप्लाइड वोल्टेज V/2। ईबी इक्वल टू V/2 होता है, तो हमारे डीसी मोटर में पावर डेवलप्ड होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है,
द आर्मेचर एमएमएफ वेवफॉर्म ऑफ अ डीसी मशीन इज, तो डीसी मशीन के अंदर आर्मेचर एमएमएफ की वेवफॉर्म क्या होती है, शेप में ट्रायंगुलर होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर अ पी पोल मशीन द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिग्रीज इज, तो इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री में क्या रिलेशन होता है, थीटा इलेक्ट्रिकल, ये हो जाएगा थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू पी बाई 2 इंटू थीटा मैकेनिकल। ठीक है, इस पे भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पी की वैल्यू दे देंगे या तो आपको इसे पूछेंगे थीटा मैकेनिकल इक्वल टू इलेक्ट्रिकल, 4 ऑप्शन दे देंगे, उसके अंदर पूछेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू पी बाई 2 इंटू थीटा मैकेनिकल। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ डीसी मशीन इज सब्जेक्टेड टू आयरन लॉसेस, तो कौन सा पार्ट है जो आयरन लॉसेस जिसमें ज़्यादा होते हैं। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, योक, आर्मेचर कोर, ब्रशेस एंड पोल कोर। तो इसके अंदर आर्मेचर कोर होता है, वो सब्जेक्टेड टू होता है आयरन लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, अ डीसी मोटर ऑपरेटेड फ्रॉम ए टाइप ए चॉपर, तो टाइप ए चॉपर जो होता है हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में है ये, इज स्विच्ड टू टाइप बी चॉपर, तो पहले टाइप ए चॉपर से हमारा डीसी मोटर ऑपरेट हो रही थी, फिर इसको टाइप बी में हम स्विच कर दिया। हाउ डज द मोटर ऑपरेट्स व्हेन टाइप ए एंड बी आर इन ऑपरेशन रेस्पेक्टिवली, तो पूछ रहे हैं कि जब टाइप ए यूज में ले रहे हैं और टाइप बी यूज में ले रहे हैं तो कौन से मोड होंगे मोटर के। तो जब टाइप ए यूज में लेते हैं तो मोटरिंग मोड होता है, और टाइप बी चॉपर किस लिए यूज में लेते हैं, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर इज स्टार्टेड यूजिंग ए 3 फेज एसी टू डीसी कंट्रोलर रेक्टिफायर यूजिंग सॉफ्ट स्टार्टिंग। ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर होती है जिसके 3-4 पार्ट्स हैं, उसको स्टार्ट किससे करते हैं हम, 3 फेज एसी टू डीसी कंट्रोलर रेक्टिफायर को यूज करके। फॉर लिमिटिंग द स्टार्टिंग करंट इट इज़ रिक्वायर्ड दैट फायरिंग एंगल शुड बी, तो स्टार्टिंग करंट जो है वेरी हाई होती है, उसको लिमिट करने के लिए हम फायरिंग एंगल की रेंज जो है उसको क्या करते हैं, ग्रेजुअली रिड्यूस फ्रॉम 180 डिग्री टू 30 डिग्री। यहाँ पे जो हमारी ऑप्टिमम वैल्यू होती है 30 डिग्री, उसको माना जाता है 30 टू 45, तो फायरिंग एंगल की वैल्यू जो होती है ग्रेजुअली रिड्यूस कर देते हैं 180 से 30 डिग्री, अगर हम एसी डीसी कंट्रोलर रेक्टिफायर यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, द एयर गैप बिटवीन द योक एंड आर्मेचर इन ए डीसी मोटर इज केप्ट स्मॉल, तो एयर गैप को स्मॉल क्यों रखा जाता है, बहुत सारे मशीन्स में इक्वेशन है, ट्रांसफॉर्मर में भी, इंडक्शन मशीन में भी और यहाँ डीसी मशीन में भी एयर गैप का क्वेश्चन है। तो ये क्यों रखा जाता है, टू अचीव ए स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। एयर गैप हमारा कम होगा तो लीकेज फ्लक्स कम होगा, लीकेज फ्लक्स कम होगा तो लीकेज रिएक्टेंस कम होगा, पावर फैक्टर बढ़ जाएगा, मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और हमारा फ्लक्स जो है वो बढ़ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। काफ़ी जो है इसके रीजन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, इन अ डीसी मशीन रनिंग विद हैवी लोड एंड विद द ब्रशेस लोकेटेड ऑन ज्योमेट्रिकली न्यूट्रल एक्सिस स्पार्किंग अकर्स एट द ब्रशेस ड्यूरिंग कम्यूटेशन, किस वजह से होती है, डीसी मशीन रन कर रही है हैवी लोड के साथ एंड ब्रश जो है कहाँ पे हमारे जीएनए पे है, ज्योमेट्रिकली न्यूट्रल एक्सिस पे, तो स्पार्किंग हो जाती है ब्रशेस में ड्यूरिंग कम्यूटेशन, तो किसकी वजह से होती है, शिफ्टिंग ऑफ मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस, जो एमएनए हमारी होती है वो शिफ्ट हो जाती है, किसकी वजह से, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की वजह से। कम्यूटेशन जब होता है, आर्मेचर रिएक्शन होती है, तो हमारी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जो है शिफ्ट हो जाती है, इस वजह से ब्रश जो है स्पार्किंग प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, द स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर इज रिलेटेड टू द बैक ईएमएफ एंड फ्लक्स इन द फॉलोइंग वेज, तो स्पीड का और बैक ईएमएफ का और फ्लक्स का क्या रिलेशन है, तो ये तो फॉर्मूला मैंने काफ़ी बार लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, एन इक्वल टू ईबी अपॉन फाई। क्वेश्चन नंबर 23 है, ए 4 पोल डीसी जनरेटर इज रनिंग एट 1500 आरपीएम, द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट इन द आर्मेचर वाइंडिंग इज, तो 4 पोल डीसी जनरेटर है, स्पीड दे रखा 1500 आरपीएम, तो फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करती है, तो अपन स्पीड किस तरह से लिखते हैं, एन इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी करके लिखते हैं। तो यहाँ से आपको क्या दे रखा है, एन दे रखा है, पी भी दे रखा है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो आप निकाल लीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए डीसी शंट जनरेटर इज मैक्सिमम व्हेन इट्स वेरिएबल लॉसेस इक्वल टू, तो एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होती है, हमेशा सारे मशीन्स के केस में एफिशिएंसी मैक्सिमम जब होती है जब वेरिएबल लॉसेस आर इक्वल टू कांस्टेंट लॉसेस, तो इसका आंसर हो जाएगा वेरिएबल लॉस इक्वल टू कांस्टेंट लॉस। क्वेश्चन नंबर 25 है,
A 4-pole lap-wound DC generator has a developed power of P watt and voltage of E volt. Two adjacent brushes of the machine are removed as they are worn out. If the machine operates with the remaining brushes, the developed voltage and power that can be obtained from machine are. हमारा एक डीसी जनरेटर है जिसमें लैप वाइंडिंग है और नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 4 हैं। तो इसके अंदर जब नंबर ऑफ पोल्स 4 हैं उस टाइम पे हमारे 4 ब्रश होंगे, तो पावर क्या डेवलप होती है, पी वोल्ट, और वोल्टेज होता है ई वोल्ट। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 2 एडजेसेंट ब्रश जो हैं वो क्या रिमूव कर दिए गए हैं क्योंकि वो वोर्न आउट हो गए हैं। तो 2 रिमूव कर देंगे तो 2 ब्रश बचेंगे हमारे पास। तो इससे पूछा है कि उसके बाद डेवलप वोल्टेज और पावर में क्या डिफरेंस आ जाएगा या फिर कितना हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम इस तरह से देखते हैं। यहाँ देखते हैं, हमारे पास दिया हुआ नंबर ऑफ पोल्स 4 दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे एक इसका सर्किट बना लेते हैं या डिज़ाइन बना लेते हैं। तो इस तरह से पहले वाइंडिंग बना लेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे हमारे ब्रशेस। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारे 4 ब्रशेस। अब क्या कर देंगे हम, नंबर ऑफ 2 एडजेसेंट ब्रशेस आर रिमूव्ड। तो ये एक ये हो गया, इसके जस्ट पास वाला ये रख लेते हैं। तो पास वाले 2 ब्रश जो है यहाँ से रिमूव कर देंगे। इसको जब रिमूव करेंगे तो ये वाली वाइंडिंग तो टोटल ओपन सर्किट हो गई है हमारी, यहाँ से रिमूव हो गई है। ठीक है, ये वाली वाइंडिंग जो है वो इधर से ओपन सर्किट हो गई है, ये वाली इधर से करंट जाएगा नहीं यहाँ पे। तो हमारी एक ही वाइंडिंग सर्किट में बची है। अब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं, लैप वाइंडिंग में 4 होते हैं और हमारे पैरेलल सर्किट होता है लैप वाइंडिंग का। तो इसके अंदर अगर हम करंट की बात करें तो इस तरह से वाइंडिंग बना लेंगे। पहले हम एक, तो हो गया नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। यहाँ से टोटल करंट जाएगी, ये हो जाएगी I1, I2, I3 एंड I4। तो ये 4 इक्वल करंट यहाँ पे मान लेते हैं। तो यहाँ से टोटल करंट आ गई हमारे पास I, और पैरेलल में वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज E हो जाएगा हमारा, क्योंकि पैरेलल में सेम वोल्टेज रहता है। अब पावर की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं हम, पावर होता है P इक्वल टू V इंटू आई। तो ये हो जाएगा E इंटू आई। अब जैसे हमारे 2 ब्रश रिमूव हो गए हैं यहाँ से, हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, सिर्फ एक पैरेलल पाथ बचेगा इसके अंदर। तो जैसे एक पैरेलल पाथ बचेगा, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी I से I/4 में, क्योंकि टोटल करंट यहाँ से आ रही थी I एम्पियर, जो 4 कंपोनेंट मिलके आ रहे थे। अब टोटल करंट क्या, एक ही वाइंडिंग बची है, तो I/4 हो जाएगी टोटल करंट से। तो वोल्टेज क्या रहेगा, वोल्टेज तो सेम ही रहेगा क्योंकि पैरेलल सर्किट है, तो वोल्टेज रहेगा E। P क्या हो जाएगा यहाँ से, P इक्वल टू E इंटू आई। तो ये E इंटू I/4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले P इक्वल टू E आई था, अब E I/4, तो ये हो गया P/4। तो P हो जाएगा P/4 और E जो है E ही रहेगा हमारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वोल्टेज विल बी E एंड पावर विल बी P/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। द स्पीड कंट्रोल ऑफ ए DC शंट मोटर इन बोथ डायरेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाई। तो डीसी शंट मोटर में स्पीड कंट्रोल दोनों डायरेक्शन में किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं, तो मेथड है वार्ड लियोनार्ड मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है हमारे पास, द स्पीड ऑफ ए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर इज वेरीड बाई वेरिंग द आर्मेचर वोल्टेज इन द रेंज बिलो द बेस स्पीड एंड बाई वेयरिंग द फील्ड करंट अबो द बेस स्पीड। ठीक है, ये वियरिंग नहीं है, ये वेयरिंग है। इट इज़ सूटेबल फॉर कॉन्स्टेंट। तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर हमारे पास दी हुई है, उसकी स्पीड कैसे वेरी करते हैं, बिलो बेस स्पीड तो हम आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल यूज में ले रहे हैं, और अबोव बेस स्पीड क्या कर रहे हैं, फील्ड करंट को वेरी करके। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इस सूटेबल किसके लिए है, तो जब आर्मेचर वोल्टेज हम वेरी कर रहे हैं तो पावर वेरी होगा और टॉर्क जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये हो जाएगी बेस स्पीड तक टॉर्क ड्राइव, और जैसे फील्ड करंट को हम वेरी करेंगे तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारी पावर जो है कांस्टेंट रहेगी। नहीं, आर्मेचर वोल्टेज वेरी करेंगे तो टॉर्क कांस्टेंट रहेगा और पावर वेरी करेगी। जैसे फील्ड करंट को वेरी करेंगे हम तो फील्ड फ्लक्स वेरी होगा, कांस्टेंट टॉर्क तो रहेगा नहीं, कांस्टेंट पावर रहेगा, और फ्लक्स वेरी होने की वजह से टॉर्क जो है वेरिएबल हो जाएगा। तो बेस स्पीड तक टॉर्क ड्राइव एंड अबोव बेस स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट पावर ड्राइव। जो पहले क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, विच मोटर इज यूज्ड फॉर ट्रैक्शन वर्क। तो ट्रैक्शन के लिए कौन सी मोटर यूज में लेते हैं, डीसी सीरीज मोटर जो है ट्रैक्शन में यूज में ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अ टाइम वेरिंग फ्लक्स कॉजेज एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स
वॉट लॉ डज दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट? तो टाइम वेरिंग फ्लक्स जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को इंड्यूस करता है। ये फ्लक्स होती है हमारा जो है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, जिसके ऊपर हमारे डीसी मोटर और जनरेटर वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन अ डीसी मशीन फॉर द सेम नंबर ऑफ स्लॉट्स एंड सेम करंट इन द आर्मेचर कंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंड्यूस हाइयर ईएमएफ? तो हाइयर ईएमएफ के लिए हम वेव वाइंडिंग यूज में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, इन डीसी मशीन्स द फील्ड फ्लक्स एक्सिस एंड आर्मेचर एमएमएफ आर रेस्पेक्टिवली अलोंग। तो डीसी मशीन में फील्ड फ्लक्स एक्सिस जो होती है मैन एक्सिस है, ये डायरेक्ट मैन फ्लक्स है तो डायरेक्ट एक्सिस पे होती है, और आर्मेचर एमएमएफ जो है इंटरपोल एक्सिस पे होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, द इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डीसी जनरेटर इज प्लॉटेड बिटवीन। तो डीसी जनरेटर के अंदर हमारे इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स किसके बीच में प्लॉट किए जाते हैं? तो आर्मेचर करंट एंड वोल्टेज जनरेटेड आफ्टर आर्मेचर रिएक्शन। डीसी जनरेटर होता है, इसके अंदर हमारे वोल्टेज जो है जनरेट होता है, तो रिएक्शन जो है आर्मेचर में होती है, तो इंटरनल में क्या होता है? करंट हो जाएगी आईए और जनरेटेड वोल्टेज हो जाएगा आफ्टर आर्मेचर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है, ए क्यूमुलेटिव कंपाउंडेड डीसी मोटर रन्स एट 1500 आरपीएम ऑन फुल लोड इफ इट्स सीरीज फील्ड इट शॉर्ट सर्किटेड इट्स स्पीड। एक क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर दे रखी है हमारे पास, 1500 आरपीएम पे रन कर रही है, ठीक है, फुल लोड पे। उसके बाद क्या कर देते हैं हम? सीरीज फील्ड को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। सीरीज फील्ड को शॉर्ट सर्किट करने से स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो स्पीड क्या होती है हमारी? स्पीड होती है एन इक्वल टू EB अपॉन 5, ठीक है। जैसे सीरीज फील्ड को शॉर्ट सर्किट करेंगे हमारी करंट रिड्यूस हो जाएगी, फ्लक्स रिड्यूस हो जाएगा, इसकी वजह से स्पीड जो है इंक्रीज हो जाएगी। नहीं, शॉर्ट सर्किट करने से जो है करंट रिड्यूस नहीं होगी। सीरीज फील्ड को अगर अपन शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो करंट जो है क्या हो जाएगी? IF जो है फील्ड करंट बढ़ जाएगी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट करेंगे तो फील्ड करंट बढ़ जाएगी। फील्ड करंट बढ़ने की वजह से आर्मेचर करंट जो है रिड्यूस हो जाएगी, तो इसकी वजह से जैसे आर्मेचर करंट रिड्यूस होगी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि EB को क्या लिखते हैं? V माइनस I इंटू RA, ठीक है। तो करंट कम होगी तो स्पीड हमारी इंक्रीज हो जाएगी। फ्लक्स वाला यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि सीरीज फील्ड को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो फील्ड करंट इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, द इंड्यूस्ड EMF इन द आर्मेचर कंडक्टर ऑफ ए डीसी मशीन इज। तो इंड्यूस्ड EMF कौन से करेक्टर का होता है? ट्रेपेजोडियल होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, फॉर अ डीसी शंट जनरेटर टू सेल्फ एक्साइट द क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस मस्ट बी। तो क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस शुड ऑलवेज बी बिलो द क्रिटिकल फील्ड, नहीं ये क्रिटिकल नहीं है, ये सिर्फ फील्ड रेजिस्टेंस है। डीसी शंट जनरेटर के अंदर सेल्फ एक्साइट करने के लिए फील्ड रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? लेस देन द क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। और ये कौन सा होता है? फील्ड रेजिस्टेंस होता है। जो इस रेजिस्टेंस को हम क्रिटिकल लेते हैं वो भी फील्ड रेजिस्टेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए शंट जनरेटर। तो टर्मिनल वोल्टेज के शंट जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज के डिक्रीज होने के लिए क्या क्या फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं? तो ऑप्शंस दिए हुए, इंटरपोल, आर्मेचर रेजिस्टेंस, रिडक्शन इन फील्ड करंट, बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज रिडक्शन के क्या क्या रीजन होते हैं? आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से होता है और रिडक्शन इन फील्ड करंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, डीसी सीरीज मोटर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ohm across terminals run at 1000 RPM at 250 वोल्ट टेकिंग ए करंट ऑफ 20 एम्पियर, ठीक है। डीसी सीरीज मोटर है हमारा, उसका टर्मिनल रेजिस्टेंस कितना है? 1 ohm, स्पीड दे रखी है 1000 RPM और 250 वोल्ट पे 20 एम्पियर करंट ले रही है। व्हेन एडिशनल रेजिस्टेंस ऑफ 6 ohm इज इंसर्टेड इन सीरीज, अगर सीरीज में हम 6 ohm रेजिस्टेंस इंसर्ट कर दें टेकिंग द सेम करंट, अभी भी 20 एम्पियर करंट ही ले रही है, तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी? तो स्पीड का फॉर्मूला अपन को पता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है EB के। EB को क्या लिखते हैं? V माइनस IA इंटू RA, ठीक है। यहाँ से आपके पास क्या है? स्पीड है, वोल्टेज है, करंट है और रेजिस्टेंस है। तो आप क्या करके निकाल लेंगे? पहले आप स्पीड की वैल्यू रखेंगे। पहले क्या दिए हुए? 1000 RPM दिए हुए। 1000 RPM पे हमारा क्या हो जाएगा? V दे रखा है 250 वोल्ट, करंट दे रखी है 20 एम्पियर और रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ohm, ठीक है। तो ये हो जाएगा N1 स्पीड हो जाएगी आपकी, ये V1, I1 और RA1।
उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, रजिस्टेंस जो है इंसर्ट कर देते हैं, कितना हम 6 ओम, तो 6 ओम करेंगे तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे न्यू स्पीड पूछा है तो N1 थी, N2 यहाँ पे क्या हो जाएगी, N2 प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज 250 है अभी भी, और एम्पियर कितना है, सेम करंट ले रही है तो 20 एम्पियर हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा 6 और 1 सीरीज में है तो ये हो जाएगा 7 ओम्स। ठीक है, तो जैसे ये हो जाएगा N2 आ गया हमारे। इसके बाद क्या करेंगे आप, N2 अपॉन 1000 कर दीजिए, इन दोनों को डिवाइड कर दें। इक्वेशन नंबर 1 है ये और इक्वेशन नंबर 2 है। N2 अपॉन N1 करेंगे तो यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, तो इसको सोल्व कर लीजिए, 250 माइनस 20 इंटू 7 अपॉन में क्या आ जाएगा, जो पहले था 250 माइनस 20 इंटू 1। ठीक है, जैसे इसको सोल्व करेंगे तो N1 दे रखा 1000, तो N1 की जगह आप रख दीजिए 1000, तो यहाँ से N2 की वैल्यू आ जाएगी, 1000 को इधर लाएंगे, इनको सोल्व करेंगे तो N2 की वैल्यू फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में जो है मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, कितना कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ए शंट मोटर सप्लाइड एट 250 वोल्ट रन्स एट 900 आरपीएम एंड द आर्मेचर करंट ड्रॉन इज 30 एम्पियर। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर सर्किट इज 0.4 ओम। द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इन सीरीज विद द आर्मेचर टू रिड्यूस द स्पीड टू 600 आरपीएम व्हेन द आर्मेचर करंट इज 20 एम्पियर विल बी। तो वही सेम क्वेश्चन है, सेम जो पिछला क्वेश्चन हमने किया उसी के जैसा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या पूछा है, मैं रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इन सीरीज पूछा है स्पीड को रिड्यूस करने के लिए, तो वही हो जाएगा N प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा EB माइनस EB नहीं, ये V है, V माइनस IA इंटू RA। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख लीजिए N1 दे रखा है, N2 दे रखा है, RA की जगह क्या लिखेंगे, RA1 की जगह तो आप लिख देंगे यहाँ पे RA1 तो हमारा हो जाएगा 0.4 ओम। ठीक है, और RA2 की जब वैल्यू आप रखेंगे तो हमें क्या पूछा है यहाँ पे, सीरीज में कितना रेजिस्टेंस इंसर्ट करना है, तो उसको आप लिख देंगे 0.4 प्लस R करके। स्पीड दी हुई है, दोनों स्पीड दी है, वोल्टेज भी दोनों दिए हैं, 250 वोल्ट ही रहेगा। करंट दे रखा है, पहले दे रखा 30 एम्पियर फिर 20 एम्पियर। आप वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी इंसर्ट करनी है सीरीज में। तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे निकाल के कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 है, द आर्मेचर रिएक्शन MMF इन ए DC मशीन इज स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू। तो आर्मेचर रिएक्शन MMF जो होता है इसकी पूछा है कि स्टेशनरी किसके रेस्पेक्ट में होता है। ऑप्शंस दिए, फील्ड पोल्स, आर्मेचर, बोथ एंड नन। तो आर्मेचर रिएक्शन MMF जो है इन रेस्पेक्ट टू आर्मेचर स्टेशनरी होता है। ठीक है, और विद रेस्पेक्ट टू पोल्स रोटेटिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, द इंड्यूस्ड EMF ऑफ अ DC मशीन रनिंग एट 750 RPM इज 220 वोल्ट। द परसेंटेज इंक्रीज इन फील्ड फ्लक्स फॉर जनरेटिंग एन इंड्यूस्ड EMF ऑफ 250 वोल्ट एट 700 RPM वुड बी। ये भी सेम फॉर्मूला लगा के आपको करना है। इसमें हमें फ्लक्स निकालना है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा फील्ड फ्लक्स में। तो स्पीड कैसे लिखते हैं, पहले हमें क्या दिया हुआ, स्पीड दिया हुआ है और वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है, तो आप स्पीड कैसे लिखते हैं, N इक्वल टू EB अपॉन फाई। इंड्यूस्ड EMF दिया है ना, तो EB लिखेंगे हम यहाँ पे EB अपॉन फाई। तो यहाँ से फाई निकाल लेंगे आप, फाई 1 आ जाएगा EB अपॉन N करके। तो EB दिया है 220 और M हमारा दिया हुआ 750। ठीक है, तो यहाँ से आप फाई 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। उसके बाद क्या करना है, हमें दूसरा वैल्यू दिया हुआ है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा जब इंड्यूस्ड EMF 250 वोल्ट है और स्पीड कितनी हो जाएगी 700 RPM। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, फाई 2 यहाँ से निकालना है हमें। तो फाई 2 क्या हो जाएगा, EB2 बाई N2। तो EB तो सेम, अच्छा चेंज हो गया, 250 अपॉन N2 कितना दे रहेगा 700। ठीक है, अब अपन को परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे आप, फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन फाई 1। ठीक है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो फाई 2 की वैल्यू निकाले, फाई 1 की वैल्यू निकाले, जो लिखेंगे यहाँ पे वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर भी बताइए कमेंट बॉक्स में कितना आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, ए DC शंट जनरेटर इज सप्लाइंग ए लोड ऑफ 1.8 किलोवाट एट 220 वोल्ट
इट्स आर्मेचर एंड फील्ड रेजिस्टेंस आर 0.4 ओम एंड 200 ओम्स, ठीक है। व्हाट इज द जनरेटेड ईएमएफ, डीसी शंट जनरेटर दे रखा है, लोड दे रखा है 1.8 किलो वोल्ट एंड 220 वोल्ट जो है वोल्टेज दे रखा है, आर्मेचर और फील्ड रेजिस्टेंस दे रखा है, तो जनरेटेड ईएमएफ पूछा है, ठीक है। तो इसके अंदर जनरेटेड ईएमएफ क्या हो जाएगा हमारा, इसकी जैसे अपन लिखते थे मोटर के अंदर क्या लिखते हैं, मोटर की इक्वेशन में लिखते हैं ई बी इक्वल टू वी माइनस आई ए इंटू आर ए, ठीक है। लेकिन जनरेटर के केस में क्या लिखेंगे, जनरेटर में हो जाएगा ई जी, ये हो जाएगा वी प्लस आई ए इंटू आर ए, वी प्लस आई ए इंटू आर ए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा, आर्मेचर करंट नहीं दे रखी है, लेकिन हमें लोड दे रखा 1.8 किलो वोट एंड वोल्टेज दे रखा 220 वोल्ट। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, करंट टोटल निकाल सकते हैं, लोड करंट। तो यहाँ से लोड करंट हमारी क्या आ जाएगी 1.8 किलो अपॉन 220, ठीक है। यहाँ से आ गई आई एल लोड करंट आ गई आपकी। अब हमारे पास क्या दे रखा, फील्ड और आर्मेचर रेजिस्टेंस दे रखा, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस तो यहाँ रखना है हमें आर ए की जगह, और फील्ड रेजिस्टेंस का क्या करना है, हमें फील्ड करंट निकालनी है। तो आई एफ क्या निकालेंगे, यहाँ से आई एफ हो जाएगी आपकी, वोल्टेज दिया 220 वोल्ट अपॉन में रेजिस्टेंस रख देंगे 200 ओम्स, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगी आपकी आई एफ की वैल्यू। अब यहाँ पे वी दे रखा है हमें 220 वोल्ट, आर ए दे रखा है 0.4 ओम्स, आई ए हमें चाहिए, आई ए नहीं दे रखा, तो आई ए के लिए हम क्या करेंगे, जनरेटर के केस में आई ए जो होता है हमारा, आई ए होता है आई एल प्लस आई एफ, ठीक है। तो यहाँ से आपने आई एल निकाल लिया लोड और वोल्टेज से, आई एफ निकाल लिया वोल्टेज और फील्ड रेजिस्टेंस से, तो आई एल प्लस आई एफ की वैल्यू यहाँ रखें आई ए में, आई ए की वैल्यू जैसे ही यहाँ रखेंगे तो आपके पास ई जी की वैल्यू आ जाएगी जनरेटेड वोल्टेज की, ठीक है। जो आंसर आएगा वो आप बताएं कमेंट बॉक्स में कितना आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 42, डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो डीसी जनरेटर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 43 है, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ ओब्लिक करंट इन अ डीसी जनरेटर इज गिवन बाय, तो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ या फिर करंट की किस तरह से दी जाती है, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से देते हैं हम जनरेटर में, और मोटर के केस में क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, इन केस ऑफ मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, कम्यूटेटर इन अ डीसी जनरेटर वर्क्स एज, कम्यूटेटर जो होता है क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ डीसी मशीन इज ऑलवेज, तो डीसी मशीन में जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हमेशा इन नेचर एसी होता है, और कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, इसीलिए हम इसको मैकेनिकल रेक्टिफायर भी बोलते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ याद रखना आपको, हमेशा जो है नेचर में एसी होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन केस ऑफ डीसी मशीन। इन अ डीसी मशीन एक्साइटेशन फॉर द फील्ड वाइंडिंग शुड ऑलवेज बी, तो फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेशन देते हैं क्योंकि डीसी मोटर जो होती है हमारी डबली एक्साइटेड होती है, हम टर्मिनल सप्लाई भी देते हैं और फील्ड वाइंडिंग को भी सप्लाई देते हैं एक्साइटेशन, तो फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेशन जो है डीसी देना होता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 47 है, कोइल स्पान इज, तो कोइल स्पान किसे बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कोइल साइड्स ऑफ है कोइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, पोल पिच इन अ डीसी मशीन इज गिवन एज, तो पोल पिच का फॉर्मूला क्या होता है, स्लॉट्स पर पोल या तो जेड अपॉन पी, जेड क्या होता है नंबर ऑफ कंडक्टर्स और पी होता है नंबर ऑफ पोल्स, तो पोल पिच का ये फॉर्मूला होता है, अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे तो इस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, डीसी मशीन आर्मेचर वाइंडिंग्स आर, तो डीसी मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग्स जो होती हैं किस तरह की होती है, फुल पिच वाइंडिंग्स होती हैं, क्योंकि हमें इंड्यूस ईएमएफ जो होता है मैक्सिमम चाहिए होता है, जनरेटेड वोल्टेज भी मैक्सिमम चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, इक्वलाइजिंग रिंग इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ वाइंडिंग, तो इक्वलाइजिंग रिंग किस में यूज लेते हैं, लैप वाइंडिंग में यूज में लेते हैं, और इक्वलाइजर रिंग्स जो होती हैं 360 डिग्री अपार्ट्स होती हैं एक दूसरे से। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच टाइप ऑफ जनरेटर हैज रेजिडुअल फ्लक्स, तो कौन सा जनरेटर जो है वो रेजिडुअल फ्लक्स होता है, जिसके पास जो अपना एक्साइटेशन सेल्फ एक्साइट होता है, अपना वोल्टेज बिल्डअप जो है रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से कर सकता है, तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर जो होता है उसमें रेजिडुअल फ्लक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, फॉर वोल्टेज बिल्डअप शंट जनरेटर शुड बी ऑन, तो वोल्टेज बिल्डअप के लिए शंट जनरेटर होता है नो लोड पे होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 53 है फॉर वोल्टेज बिल्डअप इन शंट जनरेटर स्पीड शुड बी, तो स्पीड जो होती है ग्रेटर देन क्रिटिकल स्पीड होनी चाहिए और रेजिस्टेंस जो है लेस देन क्रिटिकल रेजिस्टेंस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 है फॉर वोल्टेज बिल्डअप सीरीज जनरेटर शुड बी टर्मिनेटेड विद, तो सीरीज जनरेटर कभी भी नो लोड पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो वोल्टेज बिल्डअप नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए, हमेशा इसको जो है स्मॉल लोड से टर्मिनेट कर देना चाहिए सीरीज जनरेटर को। क्वेश्चन नंबर 55 है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इन डीसी जनरेटर, तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का क्या इफेक्ट होता है, फ्लक्स डिस्टोर्शन फॉलोड बाय शिफ्टिंग ऑफ मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। डीसी जनरेटर के केस में जो होता है मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस कहाँ शिफ्ट होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये याद रखना है आपको, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। और मशीन मोटर के केस में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होती है एमएनए। तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन का इफेक्ट क्या होता है, फ्लक्स डिस्टोर्ड हो जाएगा और एमएनए शिफ्ट हो जाती है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन इन डीसी जनरेटर। डीमैग्नेटाइजेशन का क्या इफेक्ट होता है, तो रिडक्शन इन फ्लक्स, फ्लक्स रिड्यूस हो जाता है रिजल्टिंग इनटू लैगिंग पावर फैक्टर, पावर फैक्टर है लैगिंग हो जाता है डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 57 है डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल इज गिवन बाय, तो डीमैग्नेटाइजेशन एम्पियर टर्न्स पर पोल किस तरह से देते हैं, 2 थीटा अपॉन 180 इंटू IA बाई ए इंटू जेड अपॉन 2p, ठीक है। और अगर क्रॉस मैग्नेटाइजेशन एम्पियर टर्न्स पूछा तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा अपॉन 180 और इसके बाद में मल्टीप्लाई में जो पूरा फैक्टर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 द रेशियो ऑफ पोल आर्क एंड पोल पिच इन अ डीसी जनरेटर इज, तो डीसी जनरेटर में रेशियो ऑफ पोल आर्क अपॉन पोल पिच क्या होता है, 0.7 होती है इसकी वैल्यू, ये भी काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 व्हाट इज कम्यूटेशन, तो कम्यूटेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ करंट रिवर्सल इन द कोइल व्हेन इट पासिस थ्रू ए ब्रश, तो प्रोसेस ऑफ करंट रिवर्सल को हम कम्यूटेशन बोलते हैं जब कोइल जो है ब्रश से पास हो रही होती है। क्वेश्चन नंबर 60 है पोलैरिटी ऑफ इंटरपोल इन अ डीसी जनरेटर इज सिमिलर टू द पोल, तो पोलैरिटी इंटरपोल जो होता है उसकी पोलैरिटी क्या होती है, इंटरपोल को किस लिए यूज में लेते हैं, रिएक्टेंस वोल्टेज को काउंटर अटैक करने के लिए और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट को काउंटर एक्ट करने के लिए। तो इंटरपोल की पोलैरिटी क्या होती है डीसी जनरेटर में, सिमिलर टू द पोल अहेड ऑफ इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 मैन फ्लक्स एंड आर्मेचर फ्लक्स आर टू ईच अदर, तो मैन फ्लक्स होता है एक आर्मेचर फ्लक्स होता है, तो ये दोनों क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं एक दूसरे से, क्वाड्रेचर टू ईच अदर, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 फॉर स्टेबल पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर्स द वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स शुड बी, तो पैरेलल ऑपरेशन की क्या हमारे पास एक कंडीशन होती है कि जो भी दोनों हमारे पास जनरेटर्स होते हैं उनके स्पीड वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं स्लाइटली ड्रूपिंग होने चाहिए, तो स्टेबल ऑपरेशन के लिए करेक्टरिस्टिक्स शुड बी स्लाइटली ड्रूपिंग। ड्रूपिंग का मतलब होता है ये हमारा यहाँ पे होगा V और ये हो गया यहाँ पे हमारा I, तो करेक्टरिस्टिक्स जो है शंट मोटर के इस तरह से, सीरीज मोटर के तो होते हैं हमारे बिल्कुल ऐसे राइजिंग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं इस तरह के, और शंट मोटर जो होती है उसके शंट जनरेटर के, ठीक है, इस तरह से होते हैं, कुछ ड्रूपिंग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो इसलिए हम स्लाइटली ड्रूपिंग करेक्टरिस्टिक्स जिसके होते हैं वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स उसी को हम स्टेबल ऑपरेशन के लिए यूज में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है सीरीज डीसी जनरेटर इज नॉट सूटेबल फॉर पैरेलल ऑपरेशन बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसके वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो राइजिंग होते हैं जो मैंने बताया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 डीसी मोटर्स है, तो डीसी मोटर्स क्या होती हैं, हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क होता है और उसमें भी सबसे ज़्यादा किसका होता है, सीरीज मोटर का। क्वेश्चन नंबर 65 है डीसी शंट मोटर इज अप्रोक्सीमेटली, तो डीसी शंट मोटर में फ्लक्स जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, तो इसीलिए हम टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट लिख देते हैं IA के। क्वेश्चन नंबर 66 है बैक EMF इन अ डीसी मोटर प्लेस द रोल ऑफ, तो बैक EMF का क्या रोल होता है, अपोजिशन इन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। डीसी मोटर्स क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन करती हैं, तो बैक EMF का क्या रोल होता है, अपोजिशन क्रिएट करता है, अपोजिशन अगर नहीं होगा तो डीसी मोटर हमारी कोई काम नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 67 है फॉर डीसी सीरीज मोटर्स व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड आर्मेचर करंट, तो डीसी सीरीज मोटर्स के अंदर आर्मेचर करंट और टॉर्क में क्या रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट के, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर में जो है फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स जो होता है प्रोपोर्शनल होता है IA के, ठीक है।
और टॉर्क क्या होता है हमारा, टॉर्क का जो फॉर्मूला, मेन जो फॉर्मूला होता है वो होता है टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए। लेकिन सीरीज मोटर में क्या होता है, शंट मोटर में तो फ्लक्स कांस्टेंट होता है, तो ये बन जाएगा। सीरीज मोटर में जो होता है फ्लक्स जो है प्रोपोर्शनल टू होता है आई ए के, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। क्वेश्चन हो गया 67। क्वेश्चन नंबर 68 है, शंट मोटर्स आर, तो शंट मोटर्स क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट स्पीड मोटर्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, डीसी सीरीज मोटर्स शुड नेवर स्टार्ट एट नो लोड बिकॉज, तो डीसी सीरीज मोटर को हमेशा हमें टर्मिनेट करते हैं स्मॉल लोड से, नो लोड पे स्टार्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि स्पीड विल इंक्रीज एक्सेसिवली। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स इज यूज्ड इन लिफ्ट, तो लिफ्ट में कौन सी मोटर यूज में लेते हैं, तो लिफ्ट में हम क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर जो है यूज में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, डिफरेंशियली कंपाउंडेड डीसी मोटर्स हैव स्पीड रेगुलेशन, तो डिफरेंशियली कंपाउंडेड मोटर क्या होती है, हमारे जो सीरीज और शंट फील्ड जो होता है वो दोनों को माइनस कर देते हैं, फाई एस ई सीरीज फ्लक्स माइनस ये होता है फाई एस एच, ठीक है, शंट फ्लक्स, और क्यूमुलेटिव में क्या होता है, ये प्लस हो जाता है। तो डिफरेंशियली के केस में स्पीड रेगुलेशन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं और जीरो भी हो सकते हैं अगर एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं दिया गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स हैज बेस्ट स्पीड रेगुलेशन, ये क्या था, फाई एस सी माइनस एस एस नहीं होता, ये होता है ये फाई एस एस माइनस एस सी, ठीक है, क्या हो जाएगा, फाई एस एस माइनस फाई एस सी। अच्छा ये नहीं गलत बता दिया, ये क्या होता है, यही होता है, इरेज कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा फाई एस सी माइनस फाई एस एच, ठीक है, और कंपाउंड के केस में होता है फाई एस सी प्लस फाई एस एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स हैज बेस्ट स्पीड रेगुलेशन, तो बेस्ट स्पीड रेगुलेशन किसका होता है, ऑप्शंस में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शंट मोटर्स का स्पीड रेगुलेशन बेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, ड्यूरिंग स्टार्टिंग इफ सीरीज फ्लक्स डोमिनेट शंट फ्लक्स इन डिफरेंशियली मोटर इट में रन, अच्छा इसके अंदर क्या है, ड्यूरिंग स्टार्टिंग में अगर सीरीज फ्लक्स डोमिनेट करता है शंट फ्लक्स को, तो डिफरेंशियल मोटर्स क्या कर सकती हैं, रिवर्स डायरेक्शन में रन कर सकती है। इसका मतलब हमने पीछे जो है गलत कर लिया है इसको, ये हो जाएगा फाई एस एच माइनस फाई एस सी, क्योंकि अगर सिर्फ सीरीज फ्लक्स होगा तो ये माइनस फाई एस सी हो जाएगा, तो ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगी, ठीक है, तो रन्स इन रिवर्स डायरेक्शन इफ सीरीज फ्लक्स डोमिनेट कर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा टोटल फ्लक्स नेगेटिव होती है, हमारी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को है रिवर्स हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स इज बेस्ट सूटेड फॉर ट्रैक्शन एप्लीकेशन, तो ट्रैक्शन के लिए हम सीरीज मोटर यूज में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, 3 पॉइंट स्टार्टर इज नॉट सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ स्पीड कंट्रोल, तो थ्री पॉइंट स्टार्टर जो होता है फील्ड वीकनिंग स्पीड कंट्रोल, जिसमें फ्लक्स को कम कर देते हैं हम, उसके लिए यूजफुल नहीं होता, सुटेबल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 76 है, 4 पॉइंट स्टार्टर इज यूज फॉर विच टाइप ऑफ मोटर्स, तो 4 पॉइंट होता है और 3 पॉइंट भी शंट एंड कंपाउंड जो मोटर्स होती हैं उसके लिए यूज में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, विच टाइप ऑफ स्टार्टर इज यूज फॉर सीरीज मोटर्स, तो सीरीज के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर यूज में लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि ये रेसिंग कंडीशन से प्रिवेंट करता है, जो हमारी स्पीड जो है एक्सेसिवली राइज हो जाती है उससे प्रिवेंट करता है हमें 2 पॉइंट स्टार्टर। क्वेश्चन नंबर 78 है, मैकेनिकल लॉसेस इन डीसी मशीन अकर्स ड्यू टू, तो मैकेनिकल लॉसेस किस वजह से होते हैं, ब्रश बियरिंग्स की वजह से और एयर फ्रिक्शन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 79 है, स्ट्रे लॉसेस इज कॉम्बिनेशन ऑफ, तो स्ट्रे लॉसेस किसे बोलते हैं हम, आयरन प्लस मैकेनिकल लॉसेस को। क्वेश्चन नंबर 80 है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इन डीसी मशीन इज, तो यही होती है वेरिएबल लॉसेस इक्वल टू कांस्टेंट लॉसेस सारी हर तरह की मशीन्स में। क्वेश्चन नंबर 81, स्विनबर्न टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट, तो स्विनबर्न टेस्ट किस लिए यूज में लेते हैं, नो लोड या फिर कांस्टेंट लॉसेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 82 है, हॉपकिंस टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट, हॉपकिंस टेस्ट किस लिए यूज में लेते हैं, एफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए। इसमें बैक टू बैक 2 मोटर्स लगाते हैं हम, तो इसको एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए कंडक्ट करते हैं, जिसमें एक मशीन जो होती है एज ए जनरेटर रन करती है। क्वेश्चन नंबर 83 है, रिटार्डेशन टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन, तो रिटार्डेशन टेस्ट किस लिए यूज में लेते हैं, रोटेशनल लॉसेस या तो स्ट्रे लॉसेस को फाइंड आउट करने के लिए, और ये क्या होते हैं, आयरन लॉसेस प्लस मैकेनिकल लॉसेस। क्वेश्चन नंबर 84 है, एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स गिव्स रिलेशन बिटवीन, तो एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स किस में रिलेशन देते हैं, टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड करंट में।
85 है द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग डमी कोइल्स इन ए जनरेटर टू प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस। 86 है द ईएमएफ जनरेटेड इन ए डीसी जनरेटर इज गिवन बाय, तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है NP5 Z/60A। ठीक है, ये हो जाएगा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू P होते हैं, और इन केस ऑफ वेव वाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 87 है इन डीसी मोटर्स द पोलैरिटी ऑफ इंटरपोल इज, तो जनरेटर के केस में पोलैरिटी ऑफ इंटरपोल क्या होती है, सेम एज दैट ऑफ मैन पोल अहेड, और इन केस ऑफ मोटर्स मैन पोल बिहाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 डीसी जनरेटर जनरली प्रीफर्ड फॉर चार्जिंग ऑटोमोबाइल बैटरीज इज, तो ऑटोमोबाइल बैटरीज को चार्ज करने के लिए क्या यूज में लेते हैं, शंट डीसी जनरेटर यूज में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है इन डीसी जनरेटर द नंबर ऑफ मैकेनिकल डिग्रीज एंड इलेक्ट्रिकल डिग्रीज विल बी सेम व्हेन, तो इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल। तो इक्वल कब होंगी, जब नंबर ऑफ पोल्स इक्वल टू 2 हो जाएंगे, तो 2/2 1 हो जाएगा, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू मैकेनिकल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है डीसी सीरीज जनरेटर इज यूज्ड, तो डीसी सीरीज जनरेटर को कहाँ यूज लेते हैं हम, एज ए बूस्टर टू मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज एट द लोड एंड ऑफ द फीडर। ठीक है, और डीसी सीरीज मोटर को ट्रैक्शन में यूज में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है विच डीसी जनरेटर कैन बिल्ड अप वोल्टेज विदाउट एनी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन द पोल्स, तो कौन सा जनरेटर ऐसा है जिसके पास ये कैपेबिलिटी भी होती है कि अगर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं है पोल्स में तो भी वो वोल्टेज बिल्डअप कर सकता है, तो ये होता है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 परमियंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ, तो परमियंस किसका रेसिप्रोकल होता है, रिलक्टेंस का, रिलक्टेंस और परमियंस को परमिएबिलिटी से आप जोड़ लीजिए तो रेसिप्रोकल हो जाएगा रिलक्टेंस का। 93 है द आर्मेचर कोर ऑफ है डीसी जनरेटर इज यूजुअली मेड ऑफ, तो आर्मेचर कोर किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की। 94 कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर्स, किस लिए यूज में लेते हैं, टू न्यूट्रलाइज द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 95 है मैग्नेटिक फील्ड इन ए डीसी जनरेटर इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या यूज में लेते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स, काफ़ी बार ऑप्शंस में दिए रहते हैं मैग्नेट्स के नेम, तो उसमें हम टिक कर देते हैं कि परमानेंट मैग्नेट यूज में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है द डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज इन ए डीसी जनरेटर, तो डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो होता है क्या करता है, रिड्यूस कर देता है जनरेटेड ईएमएफ को, क्योंकि फ्लक्स रिड्यूस हो जाता है डीमैग्नेटाइजिंग की वजह से, क्या होता है फ्लक्स जो है हमारा रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 इन डीसी जनरेटर द ब्रशेज ऑन कम्यूटेटर रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विद कंडक्टर्स विच, तो ब्रश जो होते हैं किसके कॉन्टेक्ट में रहते हैं, कॉन्टेक्ट विद द कंडक्टर्स विच लाई अंडर द इंटरपोल रीजन। क्वेश्चन नंबर 98 है द मटेरियल फॉर कम्यूटेटर ब्रश इज जनरली, तो कम्यूटेटर ब्रश के लिए कौन सा मटेरियल यूज में लेते हैं, कार्बन, क्योंकि ये क्या होता है, इसकी रेजिस्टिविटी जो होती है कम होती है। क्वेश्चन नंबर 98 होती है रीजनरेटिंग ब्रेकिंग ऑन डीसी शंट मोटर इज यूज्ड व्हेन, तो रीजनरेटिंग ब्रेकिंग किस लिए यूज में लेते हैं, जब लोड जो होता है ओवरहोलिंग करेक्टरिस्टिक्स का होता है, इसका मतलब है स्लोप जहाँ पे होता है इस तरह का जो लोड होता है वहाँ पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज में लेते हैं, और रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है, मोटर हमारी एज ए जनरेटर वर्क करने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 इन सीरीज पैरेलल सिस्टम ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर वाइडली यूज्ड इन ट्रैक्शन वर्क गिव्स ए स्पीड रेंज ऑफ अबाउट, तो सीरीज पैरेलल सिस्टम होता है स्पीड कंट्रोल का, डीसी सीरीज मोटर के लिए यूज में लिया जाता है, जिससे कहाँ यूज करते हैं, ट्रैक्शन में। तो स्पीड रेंज क्या होती है इसके अंदर, तो इसका फॉर्मूला हमें होता है NSH इक्वल टू 4 इंटू NSC। ठीक है, और टॉर्क का लिखेंगे TSE इक्वल टू 4 इंटू TSH, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:4 पैरेलल और सीरीज, NSH हो जाएगा 4 NSC, तो NSC रेशियो NSH क्या हो जाएगा, अच्छा ये उल्टा हो गया, 1:4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो चुके हैं डीसी मशीन्स के, इसमें जनरेटर और मोटर पे हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए जो इम्पोर्टेंट बनते थे। इसके अलावा जो क्वेश्चंस कुछ हैं बचे हुए हैं, जो भी छोटे मोटे क्वेश्चंस है वो आप थ्योरी से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे हमारी डीसी मशीन खत्म होती है। इससे पहले हमने इंडक्शन मशीन पे 100 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आपको ये वीडियो किस तरह लग रहा है, यूजफुल लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मुझे सजेशन दीजिए इस तरह से।
और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम और भी काफ़ी सब्जेक्ट जो है उनकी सीरीज़ लेकर आएंगे एग्ज़ाम से पहले पहले। थैंक यू सो मच फॉर दिस मच पेशेंस। हैव ए नाइस डे।